साइंस एंड टेक का ये स्टैटिक पोर्शन होगा। जो भी करंट है वो करंट आपका करंट अफेयर्स में कवर हो रहा है, राइट। तो आई होप कि करंट अफेयर्स की चीज़ें आप टैली करके अभी तक कर रहे होगे और चल रहे होगे। वहाँ पे भी आपको स्टैटिक मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बेसिक स्टैटिक जो वहाँ पे हम माइन्यूट चीज़ें नहीं उतना बता पाते होंगे, या फिर उसके जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। देखिए, जो साइंस एंड टेक का ये जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसमें मेनली आज हम स्पेस रिलेटेड चीज़ें करेंगे, जिसमें लंगरहच पॉइंट क्या होता है, L1 L2 आपने पढ़ा होगा कि आदित्य L1 भी इस बार बहुत बार न्यूज़ में, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा। और ये आदित्य L1 जो है ये आपके लंगरहच पॉइंट L1 में प्लेस्ड है। तो ये L1 है क्या, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो भी टेलीस्कोप्स हैं या फिर आपके जो मिशन हैं और वो सारी चीज़ें जो है आज जितना होगा उतना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी कंटिन्यूटी एज यूजुअल देखने को मिलेगी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट, राइट। चलो, जो पहला हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे लंगरहच पॉइंट पे। तो वो लंगरहच पॉइंट होता क्या है, देखिए लंगरहच पॉइंट होता क्या है। पोजिशन इन स्पेस where the gravitational force of the two large celestial bodies like sun and earth creating a region of equilibrium allowing a smaller objects to remain relatively stable। तो लंगरहच पॉइंट क्या है, एक तरीके का एक पोजीशन है स्पेस में, एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है। वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर कोई दो, मान लीजिए सेलेस्टियल बॉडीज हो गया, मैं सेलेस्टियल बॉडीज में आपको क्लास 6 में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज। आई होप यू ऑल हैव रेड क्लास 6 NCERT, राइट। तो सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि आपके प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स है, दो प्लैनेट के फोर्स के, दो प्लैनेट के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पॉइंट पे वो क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। क्यों, ताकि अगर इस पॉइंट पे अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा, कोई भी थर्ड ऑब्जेक्ट को अगर हम इस पॉइंट पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक स्टेबल स्टेज पे होता है। अगर जब वो स्टेबल स्टेज पे होगा तो जिस भी ऑब्जेक्टिव से हम कोई चीज़ को, कोई सैटेलाइट को अगर हम वहाँ प्लेस कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, तो हम कॉन्स्टेंटली उसकी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे ही क्यों हम लोग प्लेस करते हैं, क्योंकि मतलब वो एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स दो लार्ज बॉडीज़ का, जैसे ये जो लंगरहच पॉइंट इज बिटवीन ए सन एंड अर्थ, अभी लंगरहच पॉइंट कहाँ कहाँ है ये सब अभी पता चलेगा, ठीक है। क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब उस एरिया में जो है वो स्टेबल कंडीशन है, ठीक है, जिसके वजह से कोई भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट जब हम उसको वहाँ डालते हैं तो वो अपने स्टेबल कंडीशन में रहता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे 5 ऐसे लंगरहच पॉइंट है, L1 L2 L3 एंड L4 एंड L5, राइट। जिसमें L1 L2 L3 जो है वो अनस्टेबल पॉइंट्स है। अनस्टेबल पॉइंट बोलने का क्या मतलब है कि अगर इस पॉइंट के बीच में, अगर इस पॉइंट पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, और अगर उसको ड्रिफ्ट करते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हम करेंगे अगर उस पॉइंट, अगर ये, क्योंकि ये अनस्टेबल पॉइंट्स है और इस पॉइंट्स पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है और फर्दर जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो वहाँ से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है। लेकिन वहीं L4 और L5 की बात करें, मतलब लंगरहच 4 और लंगरहच 5 की बात करें तो ये स्टेबल पॉइंट है। स्टेबल पॉइंट है क्यों, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है दो लार्ज बॉडीज के लिए। तो ये जो दो लार्ज बॉडी है कौन कौन है, सन एंड अर्थ। आप बोलोगे मैम दूसरा चीज़ क्यों नहीं है, तो वो अभी पिक्चर के थ्रू, इमेज के थ्रू मैं जो है वो आपको अभी बताऊंगी कि लंगरहच पॉइंट किसके, L1 किसके बीच में, L2 किसके बीच में, L3 किसके बीच में, L4 किसके बीच में, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की कौन बना रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है लंगरहच पॉइंट जो बनाते हैं बाकी दो सेलेस्टियल बॉडीज के साथ, तो वो L4 एंड L5 है। कौन से स्टेबल है, तो L4 एंड L5 है। कौन से अनस्टेबल है, तो L1 L2 L3 है, ठीक है। किस ऐसे कौन से लंगरहच पॉइंट पे डालेंगे कि अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ से ड्रिफ्ट कर जाएगा, तो वो है लंगरहच 1, 2 एंड 3। अब ये जो लंगरहच है ये एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनके नाम के बाद ये चीज़ें रखी है, जोसेफ लुइस लंगरहच, ठीक है, लैग्रैंज। नाउ ये जो लंगरहच पॉइंट है, दिस इज क्रूशियल फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब एक्सप्लोर करना और अच्छे से चीज़ों को समझना। जैसे हम कोई जगह जाते हैं
हम रील में देखते हैं कि यार मसूरी बहुत अच्छा जगह है, या फिर नैनीताल बहुत अच्छा जगह है, या फिर हिमाचल बहुत सुंदर जगह है, तो हम क्या करते हैं, रील में देखने के बाद हम अपना हॉलीडे प्लान करते हैं, हम उस जगह को जाके एक्सप्लोर करते हैं, तो हम कोई एक प्लेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक एलंगराज पॉइंट वगैरह की, ये एक ऐसा पोजीशन है, एक ऐसा जगह है जहाँ से हम स्पेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। समझ में आया? अलाउइंग स्पेस क्राफ्ट टू मेंटेन देयर पोजीशन विद मिनिमल फ्यूल कंजम्पशन। आपको पता है कि कोई भी चीज़, जैसे कि रॉकेट्स हो गए, मिसाइल हो गए, जो भी चीज़ें हम स्पेस में रखते हैं, स्पेस में अगर हमारा कोई चीज़ प्लेस्ड है, या फिर यहाँ से जो धरती से, अर्थ से जो चीज़ें जाती है, एवरीथिंग नीड्स अ फ्यूल, उनको कुछ फ्यूल चाहिए जिसके थ्रू वो जाएंगे। तो ये एक ऐसा पॉइंट है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कंडीशन होने के वजह से जो फ्यूल का यूटिलाइजेशन है ना, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कम होता है। क्यों? क्योंकि जो आसपास की एनवायरनमेंट है ना, वो भी उसको स्टेबल होने में, वो भी उसको स्थिर होने में जो है वो कहीं ना कहीं उसको हेल्प करती। तो अगर आसपास का एनवायरनमेंट भी अगर हेल्प कर देगा तो क्या होगा कि उसका जो काम है एक मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन में जो है वो कर लेगा। तो ये जो पॉइंट है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग? लंगराज पॉइंट की बात कर रहे हैं। समझ में? अब जो सारी स्टोरी है वो यहाँ पे देखिए, इस छोटे से पिक्चर में है सारी स्टोरी। अभी आपको पता चलेगा। देखो, ये अपना ब्लू कलर क्या है? अर्थ है, मेंशन्ड है। ये हमारा सन है। अर्थ और सन के बीच में बोला ना टू सेलेस्टियल बॉडीज। तो विच आर दैट टू सेलेस्टियल बॉडीज? सन एंड अर्थ। ये दोनों के बीच में जो पॉइंट है वो क्या है? L1। समझ में आया? L1। तो L2 क्या है? L2 क्या है? देखिए, अगर L1 की बात देखेंगे, ये लंगराज पॉइंट क्या है, किसके किसके बीच में? L1 किसके बीच में है? देखो, L1, L2, L3, L4 एंड L5। ये याद रखना कि L1, L2, L3 जो है वो पूरा एक दूसरे, मतलब एक ही लाइन में ये तीनों प्लेस्ड है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि L4 एंड L5 जो है वो L1 के 90 डिग्री के, मतलब एकदम ऑपोजिट पोल्स पे है। पोल्स पे है मतलब आप नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं समझ रहा, एकदम ऑपोजिट में है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है? देखिए, अगर L1 की बात करेंगे तो लाइज बिटवीन सन एंड अर्थ। हाँ भाई, लाइज बिटवीन सन एंड अर्थ की जो लाइन है उसी में है। कहाँ है? ये अर्थ है, ये सन है, इन दोनों के बीच में ही L1 है। ठीक है, 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो ये जो L1 पॉइंट है, अगर इसके अर्थ से दूरी देखेंगे वो कितना है? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहाँ पे होम टू सोलर हेलिसोफेरिक ऑब्जर्वेटरी SOHO, ये मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगी। इससे पहले मैं L2 आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये मतलब है कि जो ऑब्जर्वेटरी हमने L1 पॉइंट पे रखा है उसके बारे में है, क्योंकि यहाँ पे L1 बता रही थी तो मैंने यही इस चीज़ को मेंशन कर दिया था। इस चीज़ को थोड़ी देर बाद, 2 सेकंड बाद इसको मैं बताती हूँ, पहले मैं इसको बताती हूँ। अब L2 क्या? देखो, पोजिशन्ड बिहाइंड द अर्थ। ठीक है, पोजिशन्ड बिहाइंड द अर्थ एज सीन फ्रॉम द सन। अगर सन के तरफ से देखेंगे तो L2 क्या है? अर्थ के पीछे है। कहाँ है? तो अर्थ के पीछे है। क्या बोलता है कि व्हेन व्यूड फ्रॉम सन L2 इज बिहाइंड दी अर्थ। बिहाइंड मतलब पीछे, अर्थ के पीछे है। L2 पॉइंट समझ में आया? ठीक है, आइडियल फॉर एस्ट्रोनॉमी मिशन। तो ये भी एस्ट्रोनॉमिक जो मिशन होती है उनके लिए बहुत आइडियल है। और इस पॉइंट पे जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो प्लेस्ड है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस पे प्लेस्ड है? तो L2 पे। समझ में आया? चलो, आया तो बहुत अच्छी बात। अब कहाँ है? L3 पे चलते हैं। लोकेटेड बिहाइंड द सन। सन के पीछे है वो। अगर पूछेगा विच ऑफ द लंगराज पॉइंट इज बिहाइंड द अर्थ तो बोलोगे L2। विच ऑफ द लंगराज पॉइंट इज बिहाइंड द सन तो बोलोगे L3। समझ में आया? ऑपोजिट अर्थ। अर्थ अगर जैसे ये सन है, ये अर्थ है, तो लंगराज पॉइंट 3 यहाँ पे है। तो सन के तो बिहाइंड है ना, सन के तो पीछे है। ऑपोजिट टू अर्थ, अर्थ यहाँ है तो इसका ऑपोजिट यही होगा। ठीक है, लेस यूजफुल फॉर इट्स पोजीशन, उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन इसका पोजीशन ये किसके प्लेस में बीच में प्लेस्ड है ये आपको समझ में आ रहा होगा। इमेज भी देख लेते। आप ध्यान पे अगर इमेज रखोगे ना, मेरी सारी कथा आपको एग्जाम में हूबहू कान में बजने लगेगी। ठीक है, आप इमेज ध्यान से देखो। सन है, अर्थ है, दोनों के बीच कौन? L1। आपको पता है L1, L2, L3 क्या है? एक लाइन में। L2 पे कौन सा है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है कि सन के बिहाइंड में L3 है, तो सन के पीछे में L3 है, जो कि मून का जो कि अर्थ का क्या हुआ? अर्थ अगर एक इस तरफ है तो L3 पॉइंट एकदम अर्थ के ऑपोजिट है। समझ में आई मेरी बात? चलो
L4 एंड L5 स्टेबल पॉइंट है, फॉर्म्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, L4 बना रहा है, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो L5 बना रहा है। तो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंगराज पॉइंट फॉर्म्स दी इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडी, ये दो सेलेस्टियल बॉडीज है, कौन है, सन और अर्थ, इन दोनों के साथ मिलकर ही ना बना रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, अब क्या है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था, इसको अपन समझ लेते हैं। क्या है ये, होम टू सोलार हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, SOH, मतलब ये जो सोलार हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है ये L1 पॉइंट पे मेंशन्ड है मतलब L1 पॉइंट पे प्लेस्ड है। समझ में आया? इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो है सन के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेगा, उसके आउटर सरफेस को, आउटर एटमॉस्फेयर को समझेगा, और उसके सोलार विंड को समझने की, उसके पढ़ने की जो सारी चीज़ें हैं ये सोलार हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी करेगा। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट दो ऑर्गेनाइजेशन का मिलके है, दैट इज़ नासा एंड ESA, जिसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये लोग दोनों का कंबाइंड ये कोलैबोरेशन है। समझ में? कहाँ है SOHO कहाँ है, तो L1 पे है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहाँ है, तो L2 पे है। कौन सा लंगराज पॉइंट है जो अर्थ के पीछे है, अर्थ के बिहाइंड है, तो L2, और सन के बिहाइंड है तो L3। कौन सा लंगराज पॉइंट है जो L4 एंड L5 पे कौन सा लंगराज पॉइंट है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है, दैट इज L4 एंड L5। समझ गए? चलो आगे अब आते हैं हैलो ऑर्बिट्स क्या होते हैं। देखिए हैलो ऑर्बिट्स क्या है, यहाँ पे मैंने इमेज नहीं ऐड किया, चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ तब भी आपको। ये क्या है, एक तरीके का पीरियोडिक ऑर्बिट है अराउंड लंगराज पॉइंट, पर्टिकुलरली L1, L2 एंड L3। ये क्या है ना कि ये L1, L2 और L3 के आसपास जो है ये एक तरीके का 3D ऑर्बिट जो है बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द टू बॉडी, ठीक है, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंसेस ईच अदर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोले तो जो बाहर के तरफ लगता है, दो फोर्स होते हैं ना, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, पिटल, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि कोई बॉडी है तो जो अंदर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है, सेंट्री बोले तो सेंटर, फ्यूगल मतलब अवे, बाहर, सेंट्रीपिटल सेंटर के तरफ। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल जो अंदर के तरफ लग रहा है। समझ में आया? लेकिन हॉलो ऑर्बिट के जगह पे क्या होता है, इस प्लेस पे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। ठीक है, इसीलिए इस पोजीशन पे क्या है कि अगर जब ये दोनों ही मेन गेम तो यही दोनों फोर्स कर रहे हैं, है ना। कोई भी बॉडी, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को नहीं रहने दे रहा है स्पेस पे, या कोई कहीं रह जा रहा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, ये क्यों है? क्योंकि किसी का ग्रेविटेशनल किसी से ज़्यादा होगा, वो उसको वहाँ रहने नहीं दे रहा होगा, वो कहीं और डिस्प्लेस होकर चला जा रहा होगा। लेकिन हॉलो ऑर्बिट में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो दो बॉडी का है वो एक तरीके से क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी स्पेस क्राफ्ट है वो वहाँ पे एक फिक्स्ड पोजीशन मेंटेन करने में एकदम सफल हो जाता है, और जो फ्यूल कंजम्पशन है वो फ्यूल कंजम्पशन भी क्या है, कहीं ना कहीं कम यूज़ होता है। समझ में आया? अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा बाहर घर हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है, अगर आसपास ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए कि अच्छे बच्चे मिल जाए, पढ़ने वाले बच्चे मिल जाए मान लीजिए, तो क्या होगा कि सारी सुविधा तो है, सब चीज़ है, उसके पास सारी एनर्जी, उसके पास सारा एम लेके घर से निकला था, लेकिन अगर उसके एनवायरनमेंट अच्छी हो जाती है, अगर उसके आसपास के लोग भी उतने ही सीरियस है पढ़ाई में जितने जोश से वो अपने घर से निकला है, तो क्या हुआ, एनवायरनमेंट अगर अच्छा हो गया तो ये एक एक्स्ट्रा एज देता है, मतलब जो उसके अंदर की जो फ्यूल है, उसके अंदर का जो जोश है वो कम नहीं होने देगा, मतलब उतना ज़्यादा उसको उस पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। सेम वे कि अगर कोई भी स्पेस क्राफ्ट आपके हॉलो ऑर्बिट में मेंशन्ड है, अगर हॉलो ऑर्बिट में प्लेस्ड है, बोलने का ये मतलब है कि वो एक इतना बैलेंस्ड फेज है, एक बैलेंस्ड ऑर्बिट है, जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो है वो बहुत ही आराम से फिक्स्ड पोजीशन पे अपने वहाँ रह सकता है, और जिस ऑब्जेक्टिव से हम उसको प्लेस कर रहे हैं वहाँ पे कि सोलार की चीज़ों को पढ़ना है, कि स्पेस एक्सप्लोरेशन करना है, कि क्या करना है नहीं करना है, वो वहाँ पे क्योंकि उसके मूवमेंट नहीं होगा, आराम से स्थिर होकर कंसंट्रेट होकर वो अपना काम कर लेगा। फ्यूल कंजम्पशन भी जो है वो
कम होगा। इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ यूजुअल ऑर्बिट। जो नॉर्मल ऑर्बिट्स होते हैं, आपको पता है कि हर एक प्लैनेट जो है एक सर्कुलर एलिप्टिकल पाथ पे चलता है। जो ये चलता है एलिप्टिकल पाथ, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिट, एवरीबडी नोज, राइट। तो ये जो है ना, ये उन ऑर्बिट के कंपैरेटिवली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द अनस्टेबल लैंगराज पॉइंट डज नॉट एक्सर्ट एनी अट्रैक्टिव फोर्स ऑन इट्स ओन। क्योंकि इस पोजीशन पे लैंगराज पॉइंट जो है वो कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स अपने से नहीं निकालता है। समझ पाए? अब चलिए आगे क्या है, देखिए ये February 25 का न्यूज़ है और ये March 25 का न्यूज़ है। तो आप देखोगे क्या है, आदित्य L1 मिशन और आदित्य L1 मिशन। समझ में आ रहा है? मतलब हमें क्या पढ़ना है, आदित्य L1 मिशन। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी, अरे नाम से समझो ना, सोलर बोले तो सन, ऑब्जर्वेटरी मतलब बोले तो जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो सन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करे वो सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन। ऐसा मिशन जो सन को ऑब्जर्व करे, सन की चीज़ों को ऑब्जर्व करे, वो क्या हुआ, सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन। लॉन्च कौन किया है, PSLV रॉकेट के थ्रू हुआ है। फ्रॉम कहाँ से लॉन्च किया गया, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक है, अब आई नो कि ये चीज़ें आपको पता होगा, मैंने करंट में भी आपको बताया है, ये जाके पता करो ये कौन से स्टेट में है ये प्लेस। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। रही बात आगे चलने की, चलिए इंसर्टेड इनटू हैलो ऑर्बिट। अब आपको समझ में आएगा हैलो ऑर्बिट क्या है, अब आपको समझ में आएगा L1 पॉइंट क्या है, कि जो हैलो ऑर्बिट पे ही L1 L2 L3 है आपका। ठीक है, अब ये जो आदित्य L1 है, आदित्य वर्ड अगर इसका जो हिंदी में बोलते हैं कि पर्यायवाची शब्द में मतलब इंग्लिश में इसको जिसको हम सिनोनिम्स कहते हैं, तो आदित्य वर्ड जो है ना उसका पर्यायवाची सूरज को ही आदित्य कहते हैं। तो आदित्य अगर वर्ड पता है, अगर पूछ देगा कि किस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए है, तो सन को। रही बात L1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये L1 मतलब लंगराज 1 पॉइंट पे जो है इसको रखा गया। समझ में आई मेरी बात? चलो, इंसर्टेड इनटू हैलो ऑर्बिट अराउंड द L1 पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। समझ में आया? अब देखो ये जो है ना आदित्य L1 जो है ना वो इसरो का थर्ड, ये प्लेस करने मतलब जब ये प्लेस किया गया L1 पॉइंट पे, तो इसरो जो है वो थर्ड ऐसा स्पेस एजेंसी बना जो इसको प्लेस किया है हॉलो ऑर्बिट L1 पॉइंट में। किसके बाद? आफ्टर नासा, जिसने अपना पार्कर सोलर प्रोब प्लेस किया था, और ESA दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसने अपना भी खुद का एक ऑब्जर्वेटरी जो है वो L1 पॉइंट पे किया था। तो L1 पॉइंट पे नासा ने भी किया है, दैट इज योर पार्कर सोलर प्रोब, और ESA ने भी अपना ऑब्जर्वेटरी किया, और इसरो ने जो किया है वो है आदित्य L1। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आदित्य L1 ट्रेजेक्टरी टू L1। ठीक है, L1 इज व्हाट, योर लैग्रैंज पॉइंट। समझ में आया? चलो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो लैग्रैंज पॉइंट है, ये देखो हैलो ऑर्बिट इंसर्शन इन L1। इसका मतलब क्या है, इस हॉलो ऑर्बिट में ही L1 को रखा गया, और उसी में ये जो आदित्य L1 है इसको यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया गया है। ठीक है, अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट सेंटर। ठीक है, क्रूज स्पेस, ये कितना L1 जो है कितना दूर है, ये अभी थोड़ा सा पहले ऊपर मैंने बताया 1.5 मिलियन किलोमीटर, सीधा भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब जब से इतना सन बोल रहे हैं तो थोड़ा सन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। एक होता है सन का कोर बोले तो ना, बोलते हैं ना जैसे हम बर्थडे विशेस लिखते हैं कि यू आर प्रेजेंट इन माई कोर ऑफ माई हार्ट, आई विश यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, या फिर जो भी चीज़ है, कोर मतलब बहुत अंदर। तो यहाँ पे क्या है, सन का कोर की बात कर रहे हैं, मतलब सन का सबसे अंदर वाला पार्ट, राइट। वहाँ पे क्या होता है कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। थर्मो मतलब हीट, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जिसके वजह से बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है विद इन द सन कोर। सन कोर का मतलब पूरे सन के जो बीच वाला पोर्शन है उसको सन कोर बोल रहा है। अब देखो एक रेडिएटिव जोन होता है, कहाँ पे, अभी सन की हमें पूरी चीज़ें पढ़ रहे हैं, पूरा सन का पूरा चिट्टा पिट्टा सारा चीज़ हम पढ़ेंगे, राइट। अब उसका रेडिएटिव जोन क्या होता है, देखिए, एनर्जी मूव्स स्लोली आउटवर्ड्स टेकिंग मोर देन 170,000
दैट इज़ 1,70,000 ईयर्स टू रेडिएट थ्रू इट्स लेयर। बोलने का मतलब क्या है, रेडिएटिव जोन मतलब रेडिएटिव, रेडिएटिव वर्ड का मतलब क्या है कि कोई चीज़ रेडिएट हो रही है। रेडिएट का मतलब क्या हो रहा है, कोई चीज़ निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। एनर्जी निकलेगा तो क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी कोर पे है, तो एनर्जी अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो एनर्जी मूव्स स्लोली आउटवर्ड्स। ठीक है, ये इतना टाइम लेगा, दैट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। रेडिएटिव जोन में इतना समझना है कि जो एनर्जी है वो अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। सिर्फ समझने का पोर्शन है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। कन्वेक्शन जोन क्या होता है, एनर्जी कंटिन्यूज टू मूव टवर्ड्स द सरफेस। जब एनर्जी अंदर से बाहर निकल रही थी धीरे धीरे, तब वो रेडिएटिव जोन में थी, लेकिन जब वो सरफेस के पास पहुंचने वाली है तो वो कन्वेक्शन जोन में एंटर कर जाती है। अब आते हैं क्रोमोस्फीयर पे। जो सेकेंड लेयर ऑफ सन है वो कहाँ है, वो फोटोस्फीयर और कोरोना के बीच में है। फोटोस्फीयर इज मेनली नथिंग बट यार आउटर मोस्ट लेयर जो होता है ना सन का, वो होता है आपका फोटोस्फीयर, और कोरोना के बीच का जो लेयर है वो होता है क्रोमोस्फीयर। तो इस लाइन से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। रोल्स इन एनर्जी ट्रांसपोर्ट विद इन द सन एटमॉस्फेयर। तो सन के एटमॉस्फेयर के मतलब जो सन का एटमॉस्फेयर है उसके एटमॉस्फेयर के अंदर ही एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो ये क्रोमोस्फीयर करता है। अब आते हैं कोरोना पे। तो कोरोना जो है वो आउटर मोस्ट ऑफ द सन एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ऑफ स्पेस। जो सबसे बाहर वाली होती है, देखिए सबसे बाहर वाली होती है वो होता है कोरोना, लेकिन द लो एटमॉस्फेयर के जो लेयर देखेंगे, किसके एटमॉस्फेयर के, सन के एटमॉस्फेयर के अगर लेयर देखेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट जो है ना वो कोरोना होता है, लेकिन सबसे लोएस्ट लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर जो होता है वो फोटोस्फीयर होता है। यही फोटोस्फीयर और कोरोना के बीच में मान लीजिए कि ये एक ऐसा है, ये हुआ कोरोना जो सबसे आउटर मोस्ट है, इस ये पूरा सन है, ये पूरा सन है, यहाँ पे भी और बड़ा बना लेती हूँ सन, रुको, ठीक है, ये पूरा सन है, ये पूरा सन है, तो ये आउटर वाला है और ये सन के एटमॉस्फेयर का अगर लोअर वाला है, तो लोअर वाला है तो इसको बोल रहे हैं फोटोस्फीयर और इसको बोल रहे हैं हम कोरोना। इन दोनों के बीच में क्या आता है, क्रोमोस्फीयर। लेकिन अगर इन तीनों को मिला दे तो ये पूरा तीनों जो है वो सोलर एटमॉस्फेयर मिलके बना देता है। ठीक है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोलर एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द पोर्शन, तो ये देख लो आप एक बार। अब आते देखो एक सन का छोटा सा मैंने डायग्राम अटैच किया, देखो यहाँ पे, हाँ देखो ये सबसे आपका क्रोमोस्फीयर, ये आपके सन स्पॉट्स, अभी आगे पढ़ेंगे। फोटोस्फीयर जो कि एक विजिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, देखो यहाँ पे कोर है जो सबसे अंदर दिखा रहा है, फिर रेडिएटिव जोन है, और जब सरफेस की तरफ आ जाता है एनर्जी तो वो कन्वेक्शन जोन है। ठीक है, अब ये जो प्रोमिनेंस क्या है, तो ये जो है वो सन का प्लाज्मा है। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, अब मैंने जो आपको केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया है, स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है एंड द 4th स्टेट ऑफ मैटर इज योर प्लाज्मा। ठीक है, ठीक है, समझे, तो ये चीज़ यहीं पे लिख लो, 4th स्टेट ऑफ मैटर, 4th स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, वो आपका प्लाज्मा है। तो ये जो सन का जो प्लाज्मा होता है ना, उसी को ये लोग क्या कह रहे हैं, प्रोमिनेंस। अगर आप देखोगे तो ये कोरोना होल है, ये क्रोमोस्फीयर है, ये कोरोना है, दिस इज़ नथिंग बट द आउटर मोस्ट, जिसको यूवी लाइट में हम देख सकते हैं, और कोरोना के बाहर जो है वो आपके सोलार विंड्स हैं। अब आते हैं हीलियोस्फीयर क्या होता है, द सन सेंड्स आउट अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ सोलार मटीरियल कॉल्ड द सोलार विंड। बोलने का क्या मतलब है कि सन जो है वो कंटिन्यूसली जो है अपने एरिया में से कुछ मटेरियल्स को बाहर की तरफ फेंकता रहता है, ठीक है, जिसको ही हम कहते हैं सोलार विंड। इस सोलार विंड की वजह से क्या होता है कि एक बबल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है प्लैनेट के आर पार, उसी को हम कहते हैं हीलियोस्फीयर। समझ में आया? यही हीलियोस्फीयर जो है ये एक तरीके से शील्ड मतलब वो चीज़ जो प्रोटेक्ट करने में मदद आए। तो ये जो हीलियोस्फीयर है ये बबल जैसा बन जाता है, और जब ये बबल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये एक एज अ प्रोटेक्टिव लेयर जैसा काम करता है, जो प्रोटेक्ट करता है प्लैनेट को दूसरे इंटरस्टेलर रेडिएशन से, मतलब दूसरे किसी प्लैनेट या दूसरे किसी सेलेस्टियल बॉडी के रेडिएशन से इसको बचाते हैं। अब आते हैं सनस्पॉट। देखिए सनस्पॉट क्या है कि एन एरिया
इट इज़ एन एरिया ऑन सन दैट अपीयर्स डार्क ऑन द सर्फेस बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली कूलर देन द सराउंडिंग पार्ट्स। देखिए आपको लगेगा ना कि कोई अगर ये काला है मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होगा, लेकिन एकदम ऑपोजिट है। सन स्पॉट जो है, सन के ऊपर जो स्पॉट है, सन की ये जो सन स्पॉट है, ये सन स्पॉट वो एरिया है जहाँ पे बाकी नॉर्मल ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ना, इसके कंपैरेटिवली में इस सन स्पॉट वाले एरिया में जो है ना वो टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, मतलब कूलर होता है। समझ में आया? मतलब अगर ये बात देखो, ये चीज़ अगर आप सोचोगे ना तो आपको लगेगा यार कोई चीज़ अगर कूलर है तो काली क्यों दिखेगी। आप तो ये सोचोगे ना, दिमाग में ये आता होगा कि जो चीज़ जितना गर्म होगा वो उतना लाल टह लाल होगा। लेकिन आप एक चीज़ समझो कि यहाँ पे चीज़ें ऑपोजिट है। अगर सन स्पॉट, क्योंकि सन ऑल टाइम इतना ज़्यादा टेम्परेचर एकदम लगेगा कि पूरा एकदम लाल है, लेकिन जो सन स्पॉट्स हैं, मतलब जो ब्लैक स्पॉट्स ये देखने को आपको मिल रहा है, ये वो जगह है सन का जहाँ पे जो है टेम्परेचर कंपैरेटिवली बाकी एरिया से क्या है, थोड़ा कूलर है। अब ये डार्क क्यों है, कहीं कहीं आप देखोगे वाई अपीयर डार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए sunspots have higher magnetic pressure comparatively. Atmospheric pressures in the surrounding photosphere reduces, inhibits the flow of hot gases from inside suns to outside surface. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि अगर इसके अंदर में जाओ तो यहाँ पे कोर होगा, ठीक है, ये आपका सनस्पॉट वाला एरिया है, ठीक है। अगर यहाँ का जो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखोगे और इस सनस्पॉट के आस जो इसका एटमॉस्फेरिक या मैग्नेटिक प्रेशर और या फिर इस सनस्पॉट का जो प्रेशर रहेगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, हायर होगा, इसका वाला ज़्यादा होगा। जब इसका वाला ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि अंदर से जो हीट आके इस पे भी इफ़ेक्ट करती, क्योंकि इसका मैग्नेटिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ वाली हीट जो इसके अंदर आने नहीं देता, इसकी मैग्नेटिक प्रेशर इसको आने नहीं देता है, जिसके वजह से ये थोड़ा ठंडा रहता है कंपैरेटिवली टू उसके सराउंडिंग एरियाज़ के। समझ में आया? अब सन स्पॉट अगर सन स्पॉट में भी दो तरीके, एक तो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, एक थोड़ा सा कम डार्क होता है। तो जो बहुत ज़्यादा डार्क रीजन होता है उसको बोलते हैं उम्ब्रा, और जो थोड़ा सा कम होता है उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा, ठीक है। एक होता है सन स्पॉट साइकिल, जिसको सोलार साइकिल भी बोलते हैं। ये जो साइकिल है ना, ये 11 साल तक रहता है। किसी भी एक एवरेज हर एक सन स्पॉट की अगर बात करोगे तो हर एक सन स्पॉट का जो साइकिल है वो 11 साल तक चलता है, ठीक है। ये जो सनस्पॉट साइकिल, इसको डिस्कवर किया गया था सैमुअल हेनरिच सिचवाबेम ने, जो एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है। अभी तक देखा जाएगा तो टोटल 25 कंप्लीट सन स्पॉट साइकिल किए गए हैं, ठीक है। सन स्पॉट साइकिल किए गए हैं, या तो सन स्पॉट साइकिल बोल देगा या तो फिर सोलार साइकिल बोल देगा, ठीक है। तो पूछ देगा अभी तक कितने सोलार साइकिल कंप्लीट हुए, तो अभी तक टोटल 25 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हेले साइकिल विच अकर्स ड्यू टू द फ्लिपिंग ऑफ सन्स मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया था मैग्नेटिक, सन के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मतलब एक ऐसा साइकिल जिसमें सन की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लिप कर गई, क्या कर गई, फ्लिप कर गई। देखिए कब फ्लिप करती, आफ्टर 2 सोलार साइकिल, 2 सोलार साइकिल होने के बाद सन्स मैग्नेटिक फील्ड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जो 2 सोलार साइकिल होने के बाद जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है वो वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, और वो जो आ जाती है और वो जो एक पूरा, क्योंकि जब ये सोलार साइकिल हो रहा होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही होगी, लेकिन दो सोलार साइकिल होने के बाद क्या होता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, और तब जो एक साइकिल ये बन रहा है, कैसे बन रहा है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल पे आ रही है, मतलब फ्लिप हो रही है वापस से, तो इसको क्या कहते हैं, हेले साइकिल। अब कोरोनल होल्स की बात करेंगे। आपने इमेज में यहाँ मैंने दिखाया था आपको कोरोनल होल्स, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि कोरोनल होल्स क्या है। देखिए ये क्या है कि एक तरीके का टेम्पररी स्ट्रक्चर है, थोड़ा कूलर है, डार्कर है। जो कूलर होगा, जो जितना ठंडा होगा थोड़ा और डार्क होगा, ठीक है। रीजन लेस डेंस दैन द सराउंडिंग, तो लेस डेंस है मतलब
बाकी के जगहों के कंपैरिजन में जो कोरोनल होल्स है वो थोड़ी हल्की हैं, ठीक है। सराउंडिंग प्लाज्मा इन सन्स आउटर एटमॉस्फेयर, कहाँ पे है, तो सन के आउटर एटमॉस्फेयर में ही ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब कोरोना में प्रेजेंट है इसीलिए कोरोनल होल्स है। और ये क्या है, ये ज़्यादा डार्कर है। ज़्यादा डार्कर है मतलब ये टेम्परेचर वाइज सन के बाकी एरिया के टेम्परेचर वाइज थोड़ा ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तो क्या होगा, लेस डेंस होगा, ठीक है। ये जो होल्स हैं इनके पास ओपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। रिलीज फास्ट सोलर विंड, और इस जगह से ना बहुत ज़्यादा ही सोलर विंड जो है वो रिलीज होता है। आपको बताया सोलर विंड क्या होता है कि जब सन के इंटरनल स्ट्रक्चर से कुछ मटेरियल बाहर की तरफ निकले तो उसको इन्होंने क्या कहा है, सोलर विंड स्ट्रीम, जिसको जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी बोला जाता है। इसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया था 1970 में बाय एक्सरे सैटेलाइट के द्वारा। मेजरली फाउंड नियर द सन्स पोल, तो सन के पोल के आसपास जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इमेज भी देखोगे तो देखो ये रहा आपका कोरोनल होल, जो सन का पोल ही जैसा एक्ट करेगा ना, तो उसके पोल के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। अब एक होता है कोरोनल होल और एक होता है सनस्पॉट। क्या डिफरेंस है देखिए, लोकेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोरोनल जो होल है वो सन के अपर एटमॉस्फेयर पे, मतलब कोरोना पे है, लेकिन सनस्पॉट की बात करेंगे तो वो लोअर एटमॉस्फेयर मतलब प्रोटोस्फियर पे। तो कोरोनल होल कहाँ है, कोरोना में है, लेकिन कोरोना जो होता है वो कोरोना जो होता है वो आउटर मोस्ट होता है, लेकिन वही जो प्रोटोस्फियर होता है वो सन के एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट एटमॉस्फेयर होता है, और उसी पे जो है आपको सनस्पॉट देखने को मिलता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ओपन होती है यहाँ पे, और ये क्या होती है, लाइन्स दैट अलाउ विंड टू फ्लो फ्रीली। हाँ, इस लाइन से क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से जो है वो सोलर विंड निकलती है तो ये विंड्स को आराम से बहने देता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, और ट्विस्टिक मैग्नेटिक लाइन्स होते हैं, जिसके वजह से इसका इतना सन स्पॉट जहाँ होगा ना वहाँ की एरिया इतनी उसका मैग्नेटिक प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि मतलब जो आसपास का जो गर्म वाला जो चीज़ है वो भी इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। अगर कोरोनल होल्स की विजिबिलिटी की बात करेंगे तो यूवी और एक्सरे में देखने को मिलता है, और सन स्पॉट जो है वो विजिबल लाइट में देखने को मिलता है। अब एक मिशन की बात करते हैं, सोलर ऑर्बिटर मिशन। ये जो सोलर ऑर्बिटर मिशन है मतलब क्या है कि सन का मिशन है, लॉन्च्ड बाय नासा टू स्पेस ऑन एटलस 5 रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, नासा के थ्रू लॉन्च किया गया है। कहाँ से, तो फ्रॉम फ्लोरिडा, कौन, Feb 10 को, ठीक है। ये एक तरीके का कोऑपरेटिव मिशन है किसके किसके बीच में, नासा और ESA, दैट इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से समझो ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, सन की एक्टिविटी को पढ़ेगा। तो यहाँ पे टू नो हाउ द सन्स एनर्जी अफेक्ट द अर्थ एंड ह्यूमंस इन स्पेस, मतलब कि सन से इतनी सारी चीज़ें जो निकलती हैं, सन की जो एनर्जी है वो कैसे ह्यूमंस को या अर्थ पे वो क्या रिफ्लेक्ट या क्या इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है, उस चीज़ को पढ़ने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया था। सोलर विंड की बात करेंगे तो स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, मेनली देखिए कि विंड में मैंने बोला कुछ मटेरियल जो है वो कोरोना वाले आउटर एटमॉस्फेयर, मोर प्रिसाइजली देखें तो कोरोनल होल से जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये जो विंड्स निकलते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि न्यूट्रॉन क्यों नहीं होते हैं, बताओ ना, न्यूट्रॉन क्यों नहीं होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिखा है, न्यूट्रॉन क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, वो चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। चार्ज तो सिर्फ दो ही पे है, एक प्रोटॉन पे होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। केमिस्ट्री वाला लेक्चर याद आया होगा, फर्स्ट लेक्चर बताया था मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में। प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। समझ में आया, तो ऐसे ही कुछ चार्ज पार्टिकल्स उनमें से निकलते हैं, दैट आर कॉन्स्टेंटली ब्लोइंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द सन इन ऑल द डायरेक्शन। जैसे ये सन है, ये सन का कोरोनल होल्स है, ये आउटर लेयर है इसका, ठीक है। यहाँ से क्या है, ऑल टाइम जो है वो सोलार विंड निकल रहे हैं। तो जो सोलार विंड निकल रहे हैं मतलब ये चार्ज पार्टिकल के, मतलब कुछ प्रोटॉन निकल रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, फिर से कुछ प्रोटॉन निकल रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, और ये सन से निकल रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में निकलते हैं, ठीक है। ओरिजिनेट अगर इसको करेंगे तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, सन के कोरोना से, मतलब सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है वहाँ से, ठीक है। दे आर रिलेटिवली कांस्टेंट इन स्पीड एंड डेंसिटी, तो उनकी जो स्पीड है निकलने की वो
एक ही रहती है, मोरलेस कांस्टेंट ही रहती है। अब आते हैं कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है। जब बहुत ज़्यादा इरप्शन होता है प्लाज्मा का और मैग्नेटिक फील्ड का सन के कोरोना से, जैसे ये सन है, सन का ये आउटर लेयर, इस सन के आउटर लेयर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर प्लाज्मा या फिर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं कोरोनल मास इजेक्शन। क्योंकि ये कोरोना वाले एरिया से निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन। मतलब बहुत ज़्यादा इरप्शन हो रहा है किस चीज़ का, क्या इजेक्शन मतलब निकलना, और कुछ निकल रहा है उसका मास है, मतलब प्लाज्मा है, स्टेट ऑफ मैटर है, तो ये जो है इसलिए इसको क्या रहे, कोरोनल मास इजेक्शन। अब नाम अगर मतलब 1 मिनट के लिए एग्जाम में भूल भी जाओगे ना कि यार कोरोनल मास इजेक्शन मैम ने कुछ समझा था, याद नहीं, तो नाम पे जाना, नाम से आप कोशिश करना याद से कि मैम ने क्या बताया था, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, नो इफेक्टेड, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता ग्राउंड लेवल पे, अर्थ पे, क्योंकि अर्थ जो है वो खुद एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड से ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। लेकिन हाँ, इसके मतलब अगर इतना ज़्यादा इरप्शन हो रहा है तो क्या अर्थ पे कुछ हो रहा है, नहीं, अर्थ पे कुछ नहीं इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अर्थ जो खुद अपनी मैग्नेटिक फील्ड से जैसे मैंने बताया कि प्रोटेक्टेड है। लेकिन जो भी सैटेलाइट्स वगैरह मैंशनड है, प्लेस्ड है स्पेस में, तो वो सारी चीज़ें इनके थ्रू खराब होती है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो आपका मिशन है वो है सनराइज मिशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, द सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, नासा के थ्रू किया गया है। स्पेस बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है, ये एक स्पेस बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि वो सन को पढ़ सके, सन जो स्पेस का वेदर फिनोमेना है उसको पढ़ सके, और मोर प्रिसाइजली जो भी स्टॉर्म्स, जो भी तूफान, स्टॉर्म्स जो भी सोलार पार्टिकल की वजह से आ रही हैं, उसको मेनली पढ़ने का ये काम सनराइज मिशन करता है। तो सनराइज समझ में आया। इंटरफेरोमीटर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है इंटरफेरोमीटर, तो ये इंट्रोफेरोमीटर क्या होता है, तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, एक चीज़ है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टिगेटिंग टूल यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, वर्क बाय मर्जिंग 2 और मोर सोर्स ऑफ लाइट टू इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब मेनली 2 और 2 से ज़्यादा लाइट के सोर्स को, मतलब कोई ऐसे 2 बॉडी है जहाँ से लाइट निकल रही है, उनको वहाँ से जो लाइट निकलती हैं उसके पैटर्न को, उसके इंटरफेरेंस को, कहाँ वो मिल रही, कैसे मिल रही, उसके इंटरफेरेंस पैटर्न को समझने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, जो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इंडल्ज की गई है, और इसके थ्रू जो है वो जो आपके सन का स्टॉर्म्स वगैरह हैं उनको ये क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब आते हैं वीनस पे, क्योंकि वीनस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैंने ज्योग्राफी में बताए हैं, और अगर आप ज्योग्राफी अपने से भी जो पढ़े हैं बच्चे, उनको भी ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे दिया। उसके बाद में जो भी वीनस से रिलेटेड जो आपके ये हैं मिशंस है, ये अपन पढ़ेंगे। वीनस के अगर देखेंगे तो सेकंड क्लोजेस्ट टू सन है एंड 6th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है, जिसको अर्थ ट्विन भी हम कहते हैं। यूरेनस के साथ, मतलब वीनस और यूरेनस जो है वो बैकवर्ड स्पिन करता है, जैसे नॉर्मली सारे प्लैनेट स्पिन करते हैं, एकदम उसका ऑपोजिट स्पिन करता है। और मर्क्यूरी, मतलब वीनस और मर्क्यूरी एक ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई ना मून है ना कोई रिंग्स है, ठीक है। रिंग्स आपको किस में मिलते हैं, यूरेनस में मिलते हैं, यूरेनस, और इसमें मिलते हैं सैटर्न, ठीक है। चलो शुक्रयान की बात करेंगे तो शुक्रयान जो है वो इसरो के थ्रू प्रपोज किया गया था, और मेनली ये वीनस का मिशन है शुक्रयान, ठीक है। अगर वीनस को हिंदी में जो बोलते हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो करते हैं ना, वीनस मतलब आपका शुक्र, ठीक है, तो वीनस, ये शुक्रयान नाम से समझ में आएगा, शुक्र मतलब वीनस, तो वीनस के सरफेस को और वीनस के एटमॉस्फेयर को रीड करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है, प्रपोज्ड बाय किया जाएगा बाय 2031। एक चीज़ यहाँ पे गलती हुई है, ये जो ईयर है ना इसको रिवाइज़ किया गया है, ये पहले 2031 था, अब ये जो रिवाइज़ किया गया है 2028 है, तो ये ध्यान पे रखना है कि ये किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अदर मिशन ऑफ वीनस कौन कौन से हैं, तो वेनिरा है जो सोवियत यूनियन का है, मेरिनर है नासा का है, डैवनिक, वेरिटा सब नासा का है, ये जो है ऑर्बिटर लैंडर मिशन है, ठीक है। जापान का
अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट है जो एंटर किया गया वीनस के ऑर्बिट में 2015 में ही वो एंटर किया गया था उसको। और जो इनका जो मेन पूछेगा कि ये अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट ये चाइना भी लगेगा जापान भी लगेगा, तो याद रखना ये जापान का है। और ये जो अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट किस चीज़ के लिए है, तो वीनस के लिए है, ठीक है। अब आते हैं एस्टेरॉयड 2020 AB2। ये पहला फर्स्ट डिस्कवर्ड एस्टेरॉयड है जो वीनस के ऑर्बिट के अंदर पाया गया था, ठीक है। अगर एस्टेरॉयड, अब अगर बात करें तो ज्योग्राफी मैंने पढ़ा दी, लेकिन तब भी एक बार मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपको कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं। बहुत स्मॉल भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये होते हैं इनएक्टिव रॉक बॉडीज़ होते हैं, रॉकी बॉडीज़ होते हैं जो सन के आर पार जो है ऑर्बिट करते, घूमते, चक्कर लगाते हैं। तो फिर कमिट क्या होते हैं, ये एस्टेरॉयड के कंपैरेटिवली थोड़े छोटे होते हैं। एट टाइम्स कभी कभी ये एक्टिव इनको देखने के लिए मिलता है, लेकिन जैसे ये अगर ये क्या होते हैं, कमिट्स क्या होते हैं, सनलाइट की वजह से ये वेपराइज हो जाते हैं, मतलब ये भाप बन जाते हैं। और भाप बनने के बाद ये खुद का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं जिसको कोमा बोलते हैं, जो डस्ट और गैसेस से बना हुआ होता है। मीटियोराइड की बात करेंगे तो पीस ऑफ रॉक और मेटल इन स्पेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एस्टेरॉयड और कमिट। देखिए, तो एस्टेरॉयड और कमिट से कोई एक ऐसा पीस ऑफ रॉक जो अभी ओरिजिनेट किया है, ठीक है। अब वो ओरिजिनेट करके क्या है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तब उसको हम कहते हैं मीटियोर, लेकिन जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तब हम उसको कहते हैं मीटियोराइट। तो जब वो एटमॉस्फेयर में आता है तो तभी हम उसको कहते हैं, वो हमें चमकता हुआ दिखता है, क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें जब वो चलेगा, जब वो एस्टेरॉयड, तब तो हम इसको मीटियोर ही कह लेते हैं। जब वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है तब वो मीटियोर क्या होता है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन करता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो उस पर लगती हैं, उस पर एक अगेंस्ट फोर्स लगता है, मतलब एक उल्टा फोर्स लगता है। जब वो उल्टा फोर्स लगता है तो जिसको हम कह रहे हैं फ्रिक्शन, ये जो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसको फ्रिक्शन की वजह से उसमें से अगर देखने को मिलेगा तो ब्राइट लाइट्स देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। दैट इज नथिंग बट योर मीटियोर, जिसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, समझ में। लेकिन यही शूटिंग स्टार तब कहते हैं जब ये मीटियोर जो है वो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया है, लेकिन जब ये अर्थ के सरफेस पे आ गया तब हम इसको क्या कहते हैं, मीटियोराइट। क्या कहते हैं, मीटियोराइट। सरफेस पे आया तो मीटियोराइट, और एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस गया तो मीटियोर। लेकिन अभी जो एस्टेरॉयड और कमिट से सीधा आया तो वो होता है मीटियोरॉइड। अब टाइप ऑफ एस्टेरॉयड क्या होते हैं, सी टाइप एस्टेरॉयड, सी नथिंग बट कॉन्ड्राइट। एस टाइप का एस्टेरॉयड होता है जिसको बोलते हैं, एस स्टैंड्स फॉर स्टोनी। और एक होता है एम टाइप का एस्टेरॉयड, जिसका एम का मतलब होता है मेटालिक। ये पूरी तरीके से मेटालिक का ऐसे एस्टेरॉयड जिसका पूरा जो कंपोनेंट है वो मेटालिक इन नेचर है, जैसे निकल और आयन का मेनली बने हुए रहते हैं, ठीक है। अगर एस टाइप देखेंगे तो ये मेनली सिलिकेट मिनरल और निकल और आयरन दोनों से, लेकिन मेनली जो है वो सिलिकेट मिनरल से बने हुए होते हैं। और सी टाइप के अगर एस्टेरॉयड की बात करेंगे, वेयर सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ड्राइट, ये बहुत ही एंशियंट टाइप, बहुत पुराने टाइप के एस्टेरॉयड होते हैं, और मेनली जो जिस चीज़ के बने होते हैं वो है क्ले और सिलिकेट रॉक्स। अब एक मिशन की बात करेंगे, वो है लूसी मिशन। नासा का ये स्पेस मिशन है जो कि डिज़ाइन किया गया था ताकि जो जुपिटर के जो जुपिटर का टॉर्जन एस्टेरॉयड है ना, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो सीधा पूछेगा कि किसके एस्टेरॉयड को एक्सप्लोर करने के लिए हुआ था, तो ये जुपिटर प्लैनेट के टॉर्जन एस्टेरॉयड्स को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 12 ईयर्स का जर्नी है। ये 8 डिफरेंट एस्टेरॉयड को अपने मिशन के अंतर्गत जो है ये एक्सप्लोर किया है। टॉर्जन क्या होता है, ये एस्टेरॉयड है दैट शेयर एन ऑर्बिट विद एन लार्ज प्लैनेट। मतलब देखिए, ये एक प्लैनेट है, ये एक ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में मान लीजिए ये जुपिटर है, इस जुपिटर के साथ मान लीजिए कोई एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो इस प्लैनेट, क्योंकि ये प्लैनेट क्या है, जुपिटर है, जुपिटर क्या है, ऑर्बिट के ऊपर, मतलब इस ऑर्बिट पे अपने आप को चक्कर लगा रहा है। इसी के ऑर्बिट पे अगर कोई एस्टेरॉयड आ जाता है, कोई बड़ा एस्टेरॉयड आ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं ट्रोजन। एस्टेरॉयड दैट शेयर्स एन ऑर्बिट, एक ऐसा एस्टेरॉयड जो ऑर्बिट को शेयर करेगा। कौन सा ऑर्बिट को, उसी ऑर्बिट को जिस पे वो बड़ा सा प्लैनेट प्लेस्ड है, समझ में आए। अब ये जो लूसी मिशन है, दिस वाज डिस्कवर ये लूसी मिशन के द्वारा जो है एक डिस्कवर किया गया था एस्टेरॉयड को। वो एस्टेरॉयड का नाम है डिनकिनेश। डिनकिनेश वर्ड का मतलब होता है मार्वेलस, ठीक है। और ये पहला एवर बाइनरी एस्टेरॉयड है। बाइनरी एस्टेरॉयड का मतलब सिस्टम ऑफ 2 एस्टेरॉयड ऑर्बिटिंग देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। ऐसे 2 एस्टेरॉयड, एक ऐसा सिस्टम जो 2 एस्टेरॉयड के द्वारा बनाए गए हैं, और ये दोनों जो है वो अपने सेंटर ऑफ मास पे जो है वो
घूम रहे हैं अपने सेंटर ऑफ मार्स पे। ऐसा एस्टेरॉयड जो अपने ही सेंटर ऑफ मार्स पे जो है वो घूम रहा है, और वो जो है वो डिनकिनेश एस्टेरॉयड है जो डिस्कवर किया गया किस मिशन के अंतर्गत, तो लूसी मिशन के अंतर्गत। समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्या है, कुछ सैंपल रिटर्न मिशन है। देखो वर्ड से समझो कि सैंपल रिटर्न मिशन मतलब क्या है कि कुछ ऐसे मिशन बनाए गए थे जो किसी भी प्लैनेट या किसी भी आप किसी भी स्पेस के जो बॉडीज़ है उस पर जाएंगे और वहाँ से सामान उठा के लेके वापस आएंगे, और फिर जो भी वो मटेरियल वहाँ से स्पेस से लेके आते तो फिर ये लोग क्या करते हैं उस पर स्टडी करते हैं, पता करते हैं कि स्पेस में क्या सिस्टम है, क्या मिनरल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, नई चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें वो रीड आउट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं सैंपल रिटर्न मिशन, मतलब ऐसा मिशन जो सैंपल लेके आए। ठीक है, एक था अपोलो मिशन जो मून का सामान उठा के लेके आया था, जो नासा का मिशन था, जिसमें 382 kg ऑफ लूनार सैंपल, लूनर मतलब मून के सरफेस को, मतलब मून का जो सरफेस है वहाँ से मून के सरफेस पे उन्होंने इतना kg ऑफ लूनार सैंपल उठा के लेके आए अपोलो मिशन के द्वारा, जो एक नासा का मिशन था। और फिर उन्होंने वो सारे सब चीज़ों पे क्या किया, उन्होंने स्टडी किया ताकि क्या समझना है कि क्या है, नहीं है, क्या कंपोनेंट्स है, क्या चीज़ सपोर्ट कर सकता है, नहीं चीज़ कर सकता है, वो सारी चीज़ें। एक है ऑसिरिस रेक्स, ये 2023 में न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में थोड़ा रहता है इसलिए ध्यान से समझना। दिस मिशन रिटर्न सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉयड बेनू। तो ये जो मिशन था ना, ये मिशन जिस चीज़ को लेके आए, जिसके सैंपल लेके आए, वो एक एस्टेरॉयड का सैंपल लेके आए। वो एस्टेरॉयड कौन सा है, तो एस्टेरॉयड बेनू है। एस्टेरॉयड का नाम बेनू है। एस्टेरॉयड नाम बेनू नाम के एस्टेरॉयड का सैंपल जो है वो ऑसिरिक्स जो मिशन है वो लेके आया, जिसको जब ये लेके तो आ गया, लेकिन अभी भी इस पे जो है एनालिसिस चल रहा है कि ये क्या है, नहीं है, जो भी चीज़ें हैं। एक होता है हायाबूसा और हायाबूसा 2। ये जो जिस एस्टेरॉयड का पे मतलब ये एक ऐसा मिशन है जिसका सैंपल उठा के लेके आता है, वो एस्टेरॉयड का नाम है रेगू। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये नाम। ठीक है, ये एक जापानीज मिशन है। चेंज 5 जो एक मून का सैंपल उठा के लेके आता है, चाइना का मिशन है। अब आते हैं ड्रैगन फ्लाई पे। तो ड्रैगन फ्लाई टू बी लॉन्च 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा सैटर्न और उसके आईसी मून्स को पढ़ने के लिए। जो सैटर्न है, सैटर्न के मतलब सैटर्न पे जाएगा ये मिशन, ये ड्रैगन फ्लाई, ये जो आपका मिशन है, ये वहाँ जाके ये स्पेसक्राफ्ट वहाँ जाएगा, वहाँ से सरफेस से जो सामान चीज़ें उठा के लेके आएगा, और तब साइंटिस्ट इस पर पढ़ाई करेंगे, जो भी चीज़ें एनालिसिस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई किससे रिलेटेड है, तो सैटर्न और आईसी मून से रिलेटेड है। इतना ही चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। अब आते हैं डार्ट मिशन क्या है। डार्ट का फुल फॉर्म क्या है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये क्या है, एक तरीके का जॉइंट प्रोजेक्ट है, किसके किसके बीच में, नासा और जॉन हॉपकिन अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी APL के बीच में। सिर्फ नासा भी देगा तो आप सही मानोगे। ठीक है, ये स्पेसक्राफ्ट डिजाइन टू टेस्ट ए मेथड of deflecting an asteroid from planetary defense using kinetic impactor technique, target 160 मीटर wide asteroid Dimorphos। ये क्या होता है, देखिए जैसे कि बता दो, देखो ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन करते हैं ना, जिससे कि हमें पता चलता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा अर्थ सरफेस है, तो हमारे अर्थ सरफेस के आसपास भी ना कुछ एस्टेरॉयड होंगे। तो कौन से एस्टेरॉयड जो है वो किसका एस्टेरॉयड का कैसा पोजीशन चेंज हो गया। मान लीजिए पहले अर्थ से बहुत दूर था, लेकिन अभी अर्थ के एस्टेरॉयड जो वो बहुत पास आ गया, अर्थ के सरफेस के बहुत पास आ गया। तो ये हो सकता है ना कि कहीं अगर अर्थ के सरफेस से टकरा गया तो कुछ मतलब कुछ बड़ा चीज़ हो जाए, कुछ भयंकर हो जाएगा। इस चीज़ को मतलब एक प्रिकॉशनरी मेजर कह सकते हो आप एक तरीके लेमन लैंग्वेज में। तो वो क्या करता है ना कि ये जो मिशन है ना, ये ऐसे स्पेसक्राफ्ट को ही बनाता है जो क्या काम करता है ना, मेनली आपके जो एस्टेरॉयड के मूवमेंट्स है उसको देखता है कि ये प्लानिटरी डिफेंस, मतलब हमारा जो प्लैनेट है उसका एज अ डिफेंस काम करता है कि कहीं एस्टेरॉयड का क्या मूवमेंट है, नहीं मूवमेंट है। और उसके लिए जो टेक्निक ये लोग यूज़ करते हैं वो है काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक यूज़ करते हैं, जिससे कि पता करते हैं कि कौन सा एस्टेरॉयड अपने प्लेस से कहाँ डिफ्लेक्ट किया है या नहीं किया है। और इनका जो टारगेट है वो अभी क्या है कि एक 160 मीटर वाइड एस्टेरॉयड जो है वो डाइमॉर्फ उसका नाम है, उस पर इनका जो है नज़र गड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो इस्टेब्लिश हुआ है 1919 में, जो एक सीनियर बॉडी गवर्निंग इंटरनेशनल प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ वर्ल्ड, मतलब ये एक गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनली लेवल पे। जो भी एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है पूरे वर्ल्ड वाइड में, उस चीज़ों को ये देखता है, चेक एंड बैलेंस करता है, गवर्न करता है। सीनियर बॉडी, इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो पेरिस में है। अब बात करते हैं क्विपर बेल्ट क्या है, ज़्यादा हाँ बस खत्म हो गई, ये लास्ट है क्विपर बेल्ट। देखिए क्विपर बेल्ट क्या है, फ्लैट
फ्लैट रिंग ऑफ आइसी बॉडीज, मतलब ये क्यूपर बर्ड किससे बना हुआ है, तो आइसी बॉडी से बना हुआ है, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट नेपट्यून। देखो ये आप देखो बीच में आपको मान लीजिए कि ये सन है, मान लीजिए, ठीक है, आप देख रहे हो हर एक प्लैनेट जो है ये एलिप्टिकल पाथ है, इसको इसी को हम क्या रहे हैं, ऑर्बिट कह रहे हैं, समझ में। ये क्या बोल रहा है, देखो फ्लैट रिंग्स ऑफ आइसी बॉडी, मतलब ये जो पूरा क्यूपर बेल्ट है ना, ये पूरा देखो, ये पूरा बेल्ट को अपन कह रहे हैं क्यूपर बेल्ट। ये किससे बना हुआ, तो आइसी बॉडी से बना हुआ है, देख रहे हो थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है आपको, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये जो सन तो बीच में है लेकिन ये सन के आसपास है, तो ये बोलना कैसे गलत हो गया कि ये सन के रिवॉल्व नहीं कर रहा है, ये सन के रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ये जो है ये नेपट्यून प्लैनेट के बाद है, अराउंड द सन बट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट नेपट्यून। तो क्यूपर बेल्ट के आगे जो है वो कौन सा प्लैनेट है, नेपट्यून है, और नेपट्यून जो है यहाँ पे अपना अपना घूम रहा है, लेकिन नेपट्यून जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसके ऑर्बिट के जस्ट बाद जो है वो क्यूपर बेल्ट आता है, जो किससे बना होता है, आइसी बॉडी से बना होता है, ठीक है। अब क्या है, आपको पता था कि प्लूटो पहले था सोलर सिस्टम में हमारे, हम इसको प्लैनेट एज ए कंसिडर किए थे, लेकिन वंस कंसिडर्ड एज 9th प्लैनेट, एक टाइम पे हम इसको एज ए 9th प्लैनेट भी इसको हम कंसिडर किए थे, इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि नेपट्यून के बाद जो हमारा प्लैनेट था वो प्लूटो ही था। तो प्लूटो क्योंकि नेपट्यून प्लैनेट के बाद था, इसीलिए ये कहीं ना कहीं बोला जाता है कि जो ये प्लूटो है ना वो इसी बेल्ट के आसपास, इसी बेल्ट का वो कहीं ना कहीं पार्ट रह चुका है। और ये 2006 में ही जो आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उन्होंने इस प्लूटो को 2006 में जो है इसको ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया है, ठीक है। यहीं पे आज एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपकी कंटिन्यूटी होती रहेगी, ठीक है। आई होप लेक्चर अच्छा लगा हो, मेहनत लगता है बनाने में, मुझे ये बताइएगा कि ये आपको कितना अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है इसीलिए मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं ऑर्डर तो नहीं कर सकती हूँ ये चीज़ें, बट मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और कैसा लगा ये क्लास, इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा, तो वो चीज़ें अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ डू शेयर विद अस। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।